हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए एक सीरीज शुरू करने जा रही हूँ आज से। और हमारी जो सीरीज है इसमें हम पढ़ेंगे भारत के जितने भी राज्यों में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य और जैव आरक्षित क्षेत्र होते हैं, इनको हम स्टेट वाइज पढ़ेंगे। यानी कि जो हमारी सीरीज है ना वो अलग अलग पार्ट्स में आएगी। भारत के स्टेट वाइज हम सारे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य सबको हम एक एक करके एक एक राज्य के अनुसार पढ़ेंगे। ठीक है। और बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है ये इस सीरीज का पहला पार्ट है। और आज की क्लास में हम ये इन शब्दों को डिफाइन करेंगे कि आखिरकार इन शब्दों का मतलब क्या होता है, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इन शब्दों के बारे में पता नहीं होता। कभी कभी किसी नाम के आगे राष्ट्रीय उद्यान भी लिखा होता है, उसी नाम के आगे कभी आपको वन्यजीव अभ्यारण्य भी देखने को मिलता है और कभी उसके आगे बाघ अभ्यारण्य भी देखने को मिलता है ना। तो आज की जो क्लास है हमारी, इसमें हम डिस्कस करेंगे ये जो आपके शब्द हैं, ये जो टर्म्स हैं, इनको जानेंगे कि आखिर इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए पहला हमारा जो नाम लिखा है क्या है, जैव आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, जैव आरक्षित क्षेत्र को ही हम इंग्लिश में कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। क्या कहते हैं बच्चों? बायोस्फीयर रिजर्व। और वन्यजीव अभ्यारण्य को हम इंग्लिश में कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है नेशनल पार्क। और इसके बाद बाघ अभ्यारण्य को बच्चों हम कहते हैं टाइगर रिजर्व। क्लियर है? आइए इसकी हम बात करते हैं। जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव आरक्षित क्षेत्र जो है बच्चों, ये आपका इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व ये जो टर्म है इसको दिया था यूनेस्को ने। ठीक है, यूनेस्को ने कहा था, यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व शब्द की उत्पत्ति की गई। यूनेस्को ने बताया कि अलग अलग देशों में उनकी, हम कह सकते हैं स्थलीय, तटीय, समुद्री, जलीय, मतलब जो भी क्षेत्र हैं और उनकी जैविक संरचनाओं को संरक्षित करने के लिए जो क्षेत्र आरक्षित किया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, जैव आरक्षित क्षेत्र। और ये काफी हजारों किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैले हुए होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं जैव आरक्षित क्षेत्र में कई सारे वन्यजीव अभ्यारण्य, कई सारे राष्ट्रीय उद्यान और कई सारे बाघ अभ्यारण्य आ सकते हैं। जैव आरक्षित क्षेत्र बच्चों एक से ज्यादा राज्यों में भी हो सकते हैं या फिर पर्टिकुलर किसी एक ही स्टेट में रहेंगे, लेकिन इनका जो क्षेत्रफल होता है वो कई बड़े दायरे में होता है, यानी कि सैकड़ों हजारों किलोमीटर स्क्वायर में इनका क्षेत्रफल होता है। क्लियर है? आइए बच्चों अब इसको समझते हैं। मैंने आपको बताया कि यूनेस्को के द्वारा ये शब्द प्रतिपादित किया गया, बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर है? इसके बाद जैव आरक्षित क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका पहला जो भाग है इसको हम कहते हैं कोर क्षेत्र। ठीक है, 3 भागों में हम इसको पढ़ेंगे। दूसरा है आपका बफर क्षेत्र और तीसरा बच्चों इसका जो पार्ट है इसको हम कहते हैं संक्रमण क्षेत्र। क्या कहते हैं? संक्रमण क्षेत्र। और इनको इंग्लिश में कोर क्षेत्र को कहेंगे कोर जोन, बफर क्षेत्र को बफर जोन, संक्रमण क्षेत्र को ट्रांजिशन जोन कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों, इनको 3 क्षेत्रों के अनुसार इनको बांटा गया है। कोर क्षेत्र बच्चों वह क्षेत्र होता है जैव आरक्षित क्षेत्र का, यानी कि जहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी मानव गतिविधियां नहीं की जा सकती हैं, यानी कि ये जो पूरी तरीके से संरक्षित किया जाता है। यहाँ पर विशेष प्रकार की वनस्पतियां, विशेष प्रकार के वन्यजीव आदि पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम बच्चों बात करते हैं बफर क्षेत्र की, तो बफर क्षेत्र में थोड़ी सी छूट दी जा सकती है। यहाँ पर इस क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यहाँ पर छूट दी जा सकती है। कुछ विशेष प्रकार की मानव गतिविधियां हैं वो यहाँ पर की जा सकती हैं। और इसके बाद संक्रमण क्षेत्र जो होता है ये आपके कोर क्षेत्र से, ऐसे समझिए, देखिए अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं इसको कहेंगे कोर क्षेत्र। क्या कहेंगे? कोर क्षेत्र। फिर इसको जो कवर करके रखता है इसको कहा जाता है बफर क्षेत्र। इसको क्या कहते हैं बच्चों? बफर क्षेत्र। और इन दोनों को जो कवर करता है इसको कहते हैं संक्रमण क्षेत्र। यानी कि जैव आरक्षित क्षेत्र का सबसे बाहरी
जो हिस्सा है इसको कहा जाता है संक्रमण क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर कुछ मानव गतिविधियां की जा सकती हैं, जैसे आपने देखा होगा जंगलों के आसपास कुछ लोग बस्तियों में रहते हैं, है ना, इस प्रकार की, या खेतीबाड़ी भी थोड़ी बहुत करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरीके की मानव गतिविधियां यहाँ पर अलाउ की गई हैं। बफर क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियां तो नहीं, लेकिन कुछ विशेष प्रकार की, जैसे कोई अनुसंधान करना है, वैज्ञानिक गतिविधियां करनी है, इस प्रकार की गतिविधियां इस क्षेत्र में की जा सकती हैं। इसके बाद बच्चों पूर्ण क्षेत्र में कोई भी मानवीय गतिविधि नहीं की जा सकती है, ये पूरी तरीके से संरक्षित किए जाते हैं और ये आपके विशेष प्रकार के पौधों की प्रजातियां और जानवरों की प्रजातियां इनके लिए संरक्षित होते हैं। ये बहुत डेंजरस जोन होता है, ऐसा समझ सकते हैं आप। ठीक है, क्या होता है, एक डेंजरस जोन होता है। क्लियर है? तो इतनी बात बच्चों आपको समझ में आ गई होगी कि जैव आरक्षित क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, अब हम बच्चों अगर बात करें कि भारत में, ठीक है, भारत में वर्तमान में जैव आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे इनकी कुल संख्या है 18। कितनी है? 18। ठीक है, कितनी संख्या है? 18। यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो शब्द है ये यूनेस्को के द्वारा दिया गया कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है इस तरीके का होना चाहिए, अलग अलग देशों में उनके क्षेत्रफल के अनुसार इनको बांटना चाहिए। ठीक है, तो यूनेस्को ने सन 1971 में, ठीक है, बात हम कब की कर रहे हैं, 1971 में एक कार्यक्रम चलाया था जिसका नाम था MAB प्रोग्राम। क्या था बच्चों? MAB प्रोग्राम, जिसका मतलब यहाँ पर है मैन एंड बायोस्फीयर। यानी कि इस प्रोग्राम का मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, इंसानों को और जो अन्य जीव हैं जैसे जानवर हैं इनको आपस में जोड़ करके रखना है। यानी कि ये जहां पर रहते हैं वो अपने जगह पर रह सकते हैं और इंसान जहां रहते हैं वो भी अपने रहें, एक दूसरे से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन दोनों का ही पृथ्वी पर मौजूद होना जरूरी है, क्योंकि दोनों में से अगर किसी की भी कमी होती है तो वातावरण में क्या होगा, नुकसान होगा, है ना। जैसे कि एक बार इंसानों की थोड़ी सी कमी हो जाए, जैसे इंसानों की जनसंख्या तो आप देख ही रहे हैं दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन जानवरों की जनसंख्या उतनी उतनी कम होती जा रही है ना। इसीलिए जानवरों को बचाने के लिए दिन पे दिन नए नए कार्यक्रम चलाए जाते हैं, नए नए प्रोजेक्ट लाए जाते हैं। तो ये क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि जानवरों की जो प्रजातियां हैं वो धीरे धीरे करके लुप्त होती जा रही हैं, इसीलिए ये जो क्षेत्र है ना ये बनाए जाते हैं। इनका उद्देश्य होता है मेन जानवरों का संरक्षण करना, ठीक है, पशु पक्षियों का, वन्य जीवों का, इनका क्या करना है, संरक्षण करना है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम चलाया गया था 1971 में और इसी प्रोग्राम के तहत भारत में जो पहला बायोस्फीयर बना था वो बना था बच्चों 1989 में। कब बना है? 1989 में। और पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनने वाला जो था इसका नाम था नीलगिरी। क्या नाम था बच्चों? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत में पहला बनने वाला बायोस्फीयर रिजर्व था। कब बनाया गया? 1989 में। यूनेस्को का एक प्रोग्राम था MAB प्रोग्राम, जो कि कब लाया गया था? 1971 में। इसी प्रोग्राम के तहत भारत में पहली बार जो बायोस्फीयर रिजर्व बना है वो बच्चों कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद लगातार नए नए बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए, जो कि वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो इनकी कुल संख्या भारत में कितनी हो गई है? भारत में वर्तमान में इनकी कुल संख्या है 18। अगर हमसे पूछता है कि अंतिम रूप से बनने वाला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, तो बच्चों 2011 में आपका अंतिम बना था। 2011 में आपका जो अंतिम बनाया गया था, यानी कि 18वां, कौन सा? 18वां टाइगर रिजर्व बनाया गया। इसका नाम था पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र, पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र बनाया गया है अंतिम रूप से बनने वाला, यानी कि 18वें नंबर का जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो बच्चों कौन सा है? पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र है। क्लियर है? तो बच्चों इतनी बात यहां तक आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है इसको हम कह रहे हैं क्या? वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या कह रहे हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य, अगर हम बच्चों इनकी बात करते हैं तो इनकी भारत में अभी की अगर हम बात करें तो इनकी कुल संख्या कितनी है? तो आपका आंसर होगा 543। क्या होगा? 543 इनकी संख्या है। और वन्य जीव अभ्यारण्य भारत में जो पहला बना था वो कौन सा था बच्चों? आपका जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट, ठीक है, जिम कॉर्बेट, ये बना था बच्चों आपका पहला क्या? वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव
अभ्यारण्य। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद इसको थोड़ा सा समझने के लिए बच्चों पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है, आइए इसको भी जान लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान अगर हम बच्चों बात करते हैं वर्तमान में इनकी भारत में कुल संख्याओं की, तो लगभग 105 से 106 के आसपास इनके आंकड़े बताए जाते हैं। अभी इनकी जो संख्या है वो फिक्स नहीं की गई है। तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 105 से लेकर 106 के आसपास है वर्तमान में भारत में। ठीक है, आपको बच्चों बता दें राष्ट्रीय उद्यान होते क्या हैं। सबसे पहले तो हम इसको समझ लेते हैं। जैसे अगर आपसे कभी कोई पूछ देता है कि किसे राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा क्या। जैसे आपसे अभी कोई किसी ने पूछ दिया कि आप बताइए, हमको समझाइए राष्ट्रीय उद्यान कैसे समझेंगे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो बच्चों इसकी परिभाषा थोड़ी सी समझते हैं। देखिए, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुसार, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान वह संरक्षित क्षेत्र होता है जिसे भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के द्वारा पशु पक्षियों, वन्य जीवों, पारिस्थितिकियों और जैव संरचनाओं के महत्व को प्रसार और उनके संरक्षण के उद्देश्य से संरक्षित किया जाता है। यानी कि सिंपल भाषा में समझिए, इनको संरक्षित कौन करता है, भारत सरकार करती है या फिर राज्य सरकार करती है। और किस मंत्रालय के अधीन आते हैं, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन आते हैं। राष्ट्रीय उद्यान की जो अनुमति है यानी कि इनका दर्जा है वो कौन प्रदान करता है, तो आपका आंसर होगा भारत सरकार या फिर राज्य सरकार इनको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान करती है। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान बनाए जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है इसको समझते हैं। राष्ट्रीय उद्यान जो है बच्चों ये ज्यादा चौकसी में होता है। चौकसी का मतलब ज्यादा कड़ी पहरेदारी होती है। यहाँ पर आम गतिविधियां, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था इनके क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियां देखी गई थी, इसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो मानवीय गतिविधियां यहाँ पर नहीं हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ी बहुत मानवीय गतिविधियां कर सकते हैं। अब यहाँ पर मानवीय गतिविधियां जैसे कि जंगलों में क्या करेगा इंसान, जंगलों में इंसान लकड़ी काट सकता है ना, पशु चरा सकते हैं, है ना, इसके अलावा वानिकी है, थोड़ी बहुत खेती है। तो इस प्रकार की जो मानवीय गतिविधियां हैं वो बच्चे कहां पर, वन्य जीव अभ्यारण्य में की जा सकती है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में नहीं की जा सकती, क्योंकि इनको भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के द्वारा संरक्षित किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान बच्चों हम कह सकते हैं वह क्षेत्र होता है जहां पर जो जीव जल्दी, मतलब जैसे कह सकते हैं जिनकी जनसंख्या दिन पर दिन ज्यादा कम होती जा रही है, उनको अच्छे से प्रोटेक्शन देने के लिए इनका ये जो है ना राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। इनकी अनुमति कौन देता है, भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। क्लियर है। अगर बच्चों हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान, है ना, ये जो विषय है राष्ट्रीय उद्यान जो आपका विषय है ये भारतीय संविधान की किस सूची का विषय है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी, एक तो है आपकी संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है आपकी समवर्ती सूची। तो बच्चों पहले तो ये जो आपका विषय रखा गया था ये रखा गया था राज्य सूची में। ठीक है, यानी कि राज्यों को ही सिर्फ अधिकार था राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताने का, यानी कि अपने क्षेत्र में किस जगह को राष्ट्रीय उद्यान या किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान बनाना है या नहीं, ये सारी चीजें डिस्कस की जाती थी। लेकिन जब आपका 1976 में 42वां संविधान संशोधन आया है ना, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है बच्चों, 1976 में। 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय उद्यान का जो विषय है ये बच्चों राज्य सूची से हटा करके इसको शामिल कर दिया गया समवर्ती सूची में। ठीक है, समवर्ती सूची में। जैसा कि बच्चों आपने यहाँ पर देखा कि इनकी संख्या जो है वर्तमान में 105, 106 के आसपास है। और अगर हम शुरुआत में इनकी बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कैसे, मतलब इनकी संख्या बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, तो बच्चों 1970 में यानी कि 1970 में अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यानों की उस समय तक जो संख्या थी वो थी भारत में मात्र 5। ठीक है, पूरे भारत देश की बात हो रही है। पूरे भारत देश में जो आपके राष्ट्रीय उद्यान थे उनकी संख्या कितनी थी, सिर्फ 5 थी। इसके बाद आपने एक अधिनियम पढ़ा होगा जिसका नाम है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम।
है ना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो कि बच्चों कब पारित किया गया था? ये बच्चों आपका आया था 1972 में। कब आया है? 1972 में ये आपका अधिनियम आता है। और इस अधिनियम के तहत भारत के अलग अलग राज्यों में क्या बनाए जाते हैं? राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं, जो कि भारत सरकार या फिर केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा इनका राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जाता है। क्लियर है बच्चों? यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और इन दोनों में हमने अंतर भी समझ लिया कि इन दोनों में अंतर क्या है। दोबारा से ध्यान रखिए, देखिए राष्ट्रीय उद्यान सरकार के द्वारा संरक्षित किए जाते हैं, सरकार इनको दर्जा देती है। और वन्य जीव अभ्यारण्य जो है इनमें थोड़ी सी आपको छूट मिल सकती है, यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की छूट नहीं होती। ये पर्यटन के लिए भी नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप जो पर्यटक लोग होते हैं घूमने के लिए जाते हैं वो यहाँ जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई विशेष प्रकार का अनुसंधान करना है, जैसे कोई बहुत ज्यादा अर्जेंट लग रहा है कि हाँ मतलब जैसे आप उस फील्ड से हैं या फिर आप कुछ ऐसा सर्च करना चाहते हैं, तो एक बार अगर आप स्पेशल ऑर्डर लेते हैं तो हो सकता है कि आपको अनुमति दी जाए। लेकिन नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होती है, बिल्कुल भी, आम आदमी को तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब बच्चों अगर हम बात करते हैं भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कब बना, तो ये भी बच्चों आपका जिम कॉर्बेट ही था। कौन सा था? जिम कॉर्बेट। राष्ट्रीय उद्यान पहला कौन सा बनाया गया था? जिम कॉर्बेट। यानी कि जिम कॉर्बेट, जिसको हम नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहते हैं, ये बच्चों 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत यानी कि 1972 में ही इसको क्या बनाया गया था? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। ठीक है, जो कि कौन देती है? भारत सरकार या फिर राज्य सरकार। आगे बच्चों हम बात करते हैं बाघ अभ्यारण्य की। ठीक है, बाघ अभ्यारण्य, है ना, कई बार आप देखते हैं कि जैसे आपने जिम कॉर्बेट को बाघ अभ्यारण्य भी लिखा हुआ देखा होगा कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, है ना, कभी इसके आगे राष्ट्रीय उद्यान लिख देते हैं। अब थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर होने लगेगा। ठीक है, बाघ अभ्यारण्य की बच्चों अगर हम बात करते हैं तो बाघ अभ्यारण्य उस क्षेत्र को हम कह देते हैं, या उस वन्यजीव अभ्यारण्य को या उस राष्ट्रीय उद्यान को कह देते हैं जहां पर बाघों की संख्या ठीक ठाक हमें देखने को मिल जाती है। अगर 5-6 भी बाघ अगर हमें देखने को मिल जाते हैं तो उस क्षेत्र को बाघ अभ्यारण्य घोषित कर दिया जाता है। क्योंकि आपको पता होगा भारत में बाघों की संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई थी। इसके लिए भारत में भारत सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसका नाम था टाइगर प्रोजेक्ट। क्या नाम था बच्चों? टाइगर प्रोजेक्ट। और ये कब लाया गया था? 1973 में। ठीक है, 1973 के टाइगर प्रोजेक्ट के तहत यानी कि इसी के बाद से भारत में बाघ अभ्यारण्य बनाना शुरू किए गए। अब ये जरूरी नहीं है कि इनके लिए अलग से कोई जगह लेकर के बनाया जाएगा, यानी इन्हीं में से अगर जैसे मान लिया, जैसे मैंने आपको बताया जिम कॉर्बेट आपका एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, ये बच्चों आपका राष्ट्रीय उद्यान भी है, और ये बच्चों आपका बाघ अभ्यारण्य भी है। ठीक है, और टाइगर प्रोजेक्ट 1970 के तहत जो भारत में पहला टाइगर रिजर्व बना था, ये भी बच्चों आपका कौन सा था? जिम कॉर्बेट ही था, है ना। यानी कि देश में हम कह सकते हैं जो पहला वन्यजीव अभ्यारण्य बना है वो कौन सा है? जिम कॉर्बेट है। राष्ट्रीय उद्यान भी आपका कौन सा है? जिम कॉर्बेट ही है। और बाघ अभ्यारण्य का दर्जा भी जिम कॉर्बेट को ही पहली बार दिया गया था। कौन सा प्रोजेक्ट? टाइगर प्रोजेक्ट 1973 के तहत। क्लियर है? यहाँ तक बच्चों आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर बच्चों हम बात करते हैं टाइगर प्रोजेक्ट जो टाइगर प्रोजेक्ट नहीं, टाइगर रिजर्व की। टाइगर रिजर्व जो है भारत में अभी वर्तमान में कितने हैं? तो बच्चों जो बन चुके हैं पूरे, इनकी संख्या है 53। ठीक है, 53वां टाइगर रिजर्व लास्ट ईयर हमने पढ़ा था। अपने करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा। तो छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास, ठीक है, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास नाम का जो वन्यजीव अभ्यारण्य था, इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और ये बना था देश का 53वां टाइगर रिजर्व। ठीक है, पहला टाइगर रिजर्व मैंने आपको बता दिया है, जिम कॉर्बेट बना था। और आपका लास्ट अभी तक का जो आखिरी है, ये कौन सा बना था? आपका गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, अभी हाल ही में यूपी सरकार ने भी राज्य के चौथे टाइगर रिजर्व को मंजूरी दे दी है, जो कि आपका बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में। कौन से जिले में? चित्रकूट जिले में। और जिसका नाम क्या रखा जाएगा बच्चों? रानीपुर टाइगर रिजर्व। कौन सा बनेगा? रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। और ये बच्चों देश का 54वां टाइगर रिजर्व होगा। और अभी
थोड़े दिन पहले ही, 3-4 दिन पहले ही एमपी सरकार यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी क्या किया है, जो आपका पन्ना टाइगर रिजर्व है, जिसको अभी हमने देखा, पन्ना आपका जैव आरक्षित क्षेत्र भी है और पन्ना आपका टाइगर रिजर्व भी है। पन्ना टाइगर रिजर्व के एक हिस्से में थोड़ा सा पानी भर गया है, जिसके कारण वहां के बाघों को चलने फिरने में समस्या आ रही है। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है कि अब मध्य प्रदेश में एक और टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा, जिसका नाम बच्चों रखा जाएगा दुर्गावती। क्या नाम रखा जाएगा? दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और जब ये दोनों टाइगर रिजर्व बन जाएंगे तो देश में टाइगर रिजर्व की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो आपका आंसर हो जाएगा 55, है ना, जब ये दोनों बन जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमें ध्यान रखना है, अभी जो है मौजूद है इनकी संख्या कितनी है? 53 इनकी संख्या है। जब ये दोनों बनके तैयार हो जाएंगे, अभी इनकी घोषणा दी गई है, बनाए नहीं गए हैं। क्लियर है? यहां तक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बच्चों आप इसी तरीके से, ठीक है, ऐसे ही जैसे मैं आपको देख रहा हूँ ना, आपकी शुरुआत से कहानी से लेकर के अभी तक की चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, यानी कि अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है ना, यहाँ तक की जो वर्तमान जो खबरें रहती हैं, जैसे इन टॉपिक से अगर हम बात करें तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी करंट की न्यूज होगी वो भी हम साथ ही साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि बच्चों आपने देखा, आज की हमारी जो क्लास थी इसमें हमने इन 4 टर्म को अच्छे से डिफाइन किया, इन 4 टर्म को अच्छे से समझा कि आखिरकार ये क्या है। जिन बच्चों के मन में डाउट होगा जरूर आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया ना तो एक बार क्लास को आप दोबारा जरूर देख लेना, या आइए एक बार रिवीजन और कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया, जैव आरक्षित क्षेत्र, वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य। सबसे पहले इनकी संख्या की बात करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कितने हैं? 18 हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य 543 हैं। राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क कितने हैं? 105 से लेकर 106। और बाघ अभ्यारण्य जो है बच्चों, इनकी जो संख्या है ये अभी 53 है और आगे इन दोनों की घोषणा कर दी गई है, जब ये बन जाएंगे तो टोटल हो जाएगी 55। क्लियर है? इसके बाद जैव आरक्षित क्षेत्र, ये जो टर्म है किसने दिया? यूनेस्को ने। भारत ने कब इसको लागू किया? 1989 में पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनाया, जिसका नाम था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। कौन से प्रोग्राम के तहत? यूनेस्को के 1971 का MAB प्रोग्राम के तहत बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए। इनको कितने क्षेत्र में डिवाइड किया गया है? 3 में, कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र। इंग्लिश में अगर हम इसकी बात करें तो इसको कहते हैं कोर जोन। क्या कहते हैं बच्चों? कोर जोन। और इंग्लिश में इसको कहते हैं बफर जोन। और इसकी जो इंग्लिश है वो होती है बच्चों आपकी ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। और कोर जो जोन है ये काफी ज्यादा संरक्षित किए जाते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि की कोई भी मतलब छूट है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जानवरों के बीच काफी खतरनाक प्रजातियां पाई जाती हैं, इसीलिए इन क्षेत्रों को जो कहते नहीं है, काफी ज्यादा घने जंगल, जहां पर जाने के बाद मतलब इंसान का बचकर आना भी मुश्किल है, क्योंकि वहां काफी सारे जंगली जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। बफर क्षेत्र में थोड़ी सी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए छूट दे दी जाती है। संक्रमण क्षेत्र में छूट काफी होती है। यहाँ पर जैसे जंगलों के आसपास दूर के बाहर के इलाके में जैसे बस्तियां जो बनाकर लोग रहते हैं, है ना, इस प्रकार की गतिविधियां यहाँ पर की जा सकती है। क्लियर है? 2011 में 18वां आपका बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था, जिसका नाम क्या था? पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र या फिर पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो बच्चों इनकी कुल संख्या है 543। पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा बना था? जिम कॉर्बेट। इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों इनकी कुल संख्या अभी वर्तमान में 105 से 106 के आसपास है। विषय की अगर हम बात करें तो ये बच्चों आपका समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। 1970 तक भारत में नेशनल पार्क कुल सिर्फ 5 थे। इसके बाद वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत 1972 जब लाया गया, इसके तहत भारत में अलग अलग सालों में, अलग अलग वर्षों में कई सारे राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए, जो कि वर्तमान में आप इनकी संख्या देख सकते हैं, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है? राष्ट्रीय उद्यान भारत सरकार के द्वारा संरक्षित किए जाते हैं और वन्यजीव अभ्यारण्य मतलब देखो ऐसा समझो, वन्यजीव अभ्यारण्य भी भारत सरकार ही देखरेख करती है, लेकिन ये इनमें ना थोड़ी छूट दे दी जाती है, ठीक है। बस यहाँ पर थोड़ी छूट है, यहाँ पर छूट बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर ना कोई आ जा सकता है, किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि नहीं की जा सकती है, लेकिन यहाँ आप पर्यटन के तौर पर घूमने के लिए जा सकते हैं। बाघ अभ्यारण्य टोटल
53 है इंडिया में। और टाइगर प्रोजेक्ट 1973 के तहत भारत में बाघ अभ्यारण्य बनाए जाते हैं, ठीक है। और देश में अभी लास्ट में जो बनाया गया था आपका कौन सा था, 53वां छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास बाघ अभ्यारण्य। और इसके बाद अभी 2 को मंजूरी दे दी गई है, ये आपका यूपी सरकार ने दी है, ठीक है। और ये बच्चों आपका दी है एमपी सरकार ने, ठीक है। जब ये बन जाएंगे तो टोटल इनकी संख्या क्या हो जाएगी, 55 हो जाएगी। देश का पहला बाघ अभ्यारण्य कौन सा था, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने इन चारों शब्दों को अच्छे से समझा, अच्छे से जाना कि आखिरकार ये क्या है, इनकी शुरुआत कैसे होती है, और ये सारी चीजें अब आपको होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, मेरी ये जो सीरीज जो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, आपको ये सारी क्लासेस रेगुलर देखनी है, ठीक है। अगर आप क्लासेस रेगुलर देखेंगे तो आपके एक तो सारे फैक्ट्स, इस टॉपिक से जितने भी आपके फैक्ट्स बनेंगे, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि चीजें जो है ना, जीएस की अगर हम बात करते हैं, चाहे स्ट्रेटेजी की ले लीजिए, चाहे हिस्ट्री ले लीजिए, चाहे इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पॉलिटी की, हर सब्जेक्ट में ना कोई भी अगर आप कमीशन का पेपर दे रहे हैं, किसी भी आयोग के द्वारा जो पेपर आयोजित कराया जाता है, अगर आप उसका एग्जाम देते हैं और उसमें जीएस आती है तो जीएस काफी ज्यादा डिटेल से पूछी जाती है ना। अब जीएस जब डिटेल से पूछी जा रही है तो हमें जीएस और भी ज्यादा डिटेल से पढ़नी होगी, तभी तो हम डिटेल वाले क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए बच्चों अब हमें और ज्यादा मेहनत करनी होगी, और कोई भी टॉपिक पढ़िए तो उसमें थोड़ा सा अंदर घुस करके पढ़िए तो आपको ज्यादा मजा आएगा। और बच्चों ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आपके लिए जो भी टॉपिक लेकर आऊंगी, चाहे भले ही मैं आपके लिए थोड़े टॉपिक लेकर आऊं, लेकिन मैं आपको इतना डिटेल से पढ़ाऊंगी कि आपको इन क्लासेस के अलावा वो टॉपिक कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस आपको क्या करना है, मेरी सारी क्लासेस को रेगुलर देखना है। मेरा वादा है आपसे कि मैं आपके लिए रेगुलर क्लासेस लेकर आऊंगी, बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। ताकि अगर आप अच्छे से शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो इससे हम क्लासेस जल्दी जल्दी लेकर आ पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, जय हिंद।